हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके नियम कितने होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कि प्रकाश से के परावर्तन से और जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण से देखते हैं। समतल दर्पण से जो आपका प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन से बनने वाले प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। आपका जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन, मतलब प्रकाश का जो परावर्तन पढ़े थे, अब इसमें जानेंगे प्रकाश के परावर्तन में आपका समतल दर्पण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन से समतल दर्पण से आपके कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं, समतल सतह पर पड़ती हैं, उसको पड़ने के बाद वापस से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो इसके बारे में हमने जाना था और ये भी जाना था कि प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपको बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ये भी बताया गया कि जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित और इरेगुलर का मतलब अनियमित। मतलब जो आपका नियमित में बताया गया जो बहुत ही चिकनी सतह से जब परावर्तन हो तो वो आपका परावर्तन होगा नियमित परावर्तन या रेगुलर परावर्तन। लेकिन वही परावर्तन जब किसी खुरदरे तल से हो या खुरदरे सतह से हो तो आपका होगा इरेगुलर या आपका होगा विसरित परावर्तन। तो आज हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको फोकस करेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण से आपका प्रकाश के परावर्तन समतल दर्पण से पूछे जाने वाला पहला प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई वस्तु, किसी वस्तु या कोई वस्तु अगर v वेग से चल रही हो, v वेग से चल रही है तो दर्पण में वह किस वेग से जाती हुई प्रतीत होगी, या दर्पण में उसकी गति क्या होगी, अभी आपसे पूछ सकता है, प्रतीत होगी। तो देखिए, जब कोई वस्तु भी गति से जा रही हो तो वह जब किसी दर्पण में उसको किसी समतल दर्पण में देखा जाएगा कि वह किस चाल से दर्पण में जा रही है। या भी पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु अगर भी चाल से चल रही है किसी दर्पण की ओर तो वह दर्पण उस वस्तु की ओर किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा। बात वही होगी आपका, चाहे दर्पण उस वस्तु की ओर किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा या दर्पण में वह वस्तु किस गति से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसा जब भी प्रश्न बनेगा तो वह आपकी 2v गति से जाएगी, किस गति से, 2v गति से। अगर कोई वस्तु v गति से चल रही है तो उसका दर्पण में आपका वेग 2v हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। जैसे आप जब प्रश्न पूछ लिया जाए कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किस चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो यह बताइए कि किसी समतल दर्पण में उसका जो वेग होगा वह कितना होगा। तो समतल वेग में वह किस चाल से चलेगी, इसके दुगने चाल से चलती हुई प्रतीत होगी। तो दोगुना का मतलब किस चाल से चलेगी आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल दर्पण में कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किस चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, तो बताइए वो दर्पण में किस गति से जाती हुई प्रतीत होगी।
तो सिंपल तरीका बस काम वही करेंगे, जो भी आपका उस वस्तु का वेग दिया होगा क्या करेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे या उसका 2 गुना कर देंगे। तो किस चाल से जाती हुई प्रतीत होगी, 15 की चाल से जा रही है तो 2 गुना हो जाएगा। दर्पण में किस चाल से प्रतीत होगी जाती हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ऐसे जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उसको ऐसे ही बनाएंगे। तो दर्पण से आपका जो समतल दर्पण होता है, इससे आपका पहला प्रश्न यही बनता है कि अगर कोई वस्तु भी वेग से जा रही है या किसी भी वेग से जा रही है तो उसका दर्पण में वेग कितना होगा। तो इस बार सिंपली जाने की कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि वो 10 की चाल से चल रही है तो 20 होगा, 20 की चाल से चल रही है तो 40 होगा। ऐसे केवल दुगना ही होगा। अब इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका पहला ये होगा, यही जो बताया गया कि अगर बी चाल से चल रही है तो क्या होगा, उसका जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, दर्पण में दोगुनी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न इससे यह बनता है कि अगर किसी वस्तु को पूर्ण रूप से देखने के लिए, पूर्ण रूप से दर्पण में देखने के लिए दर्पण किस साइज का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। अभी पूछा जा सकता है किसी वस्तु को अगर किसी दर्पण में पूर्ण रूप से देखना है तो वह दर्पण वस्तु का कितना होना चाहिए। तो बस यहाँ पर इससे दूसरा प्रश्न ये बनता आपका, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से अगर दर्पण में देखना है तो देखने के लिए दर्पण किस साइज का होना चाहिए, चाहे दर्पण कितना होना चाहिए। तो कम से कम वस्तु का आधा, कम से कम वस्तु का आधा। तो दर्पण कितना होना चाहिए, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से हमें किसी दर्पण में देखना है तो जो दर्पण है वो वस्तु का कम से कम आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम आधा। और इससे आगे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु 10 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है, 10 मीटर है, या 10 मीटर ऊंची है, ऐसे भी हो सकता है। तो 10 मीटर ऊंची वस्तु है, यदि इसका प्रतिबिंब, इसको हम पूर्ण रूप से अगर किसी दर्पण में देखना चाहते हैं तो दर्पण कितना होना चाहिए, बस इसका आधा हो जाएगा। कितने का, 5 मीटर का होना होगा। दर्पण कितने का होगा, 5 मीटर का, इसका आधा। तो जब भी हम किसी वस्तु को के पूर्ण रूप को, मतलब किसी वस्तु को अगर पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखना चाहते हैं तो जो भी हमारा दर्पण होगा वह वस्तु का आधा होना चाहिए। जैसे पूछ लिया जाए आपसे कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर ऊंची है, कितनी सेंटीमीटर ऊंची है, 50 सेंटीमीटर ऊंची है। इस वस्तु को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखना है तो दर्पण किस साइज का होना चाहिए, चाहे दर्पण कितना होना चाहिए, तो वस्तु का आधा होना चाहिए। वस्तु कितनी ऊंची है, 50 सेंटीमीटर, तो दर्पण कितना होगा, इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा आपका दर्पण, 25 सेंटीमीटर का होगा। तो दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि किसी वस्तु को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखने के लिए, वस्तु को पूर्ण रूप से दर्पण में देखने के लिए दर्पण वस्तु का कितना होना चाहिए, तो कम से कम आधा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कम से कम आधा होना चाहिए। अगला प्रश्न इससे क्या पूछा जाता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, किसी दीवार को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखने के लिए, किसी दीवार को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखने के लिए, किसी दर्पण में देखने के लिए दर्पण दीवार का कितना
होना चाहिए। यदि दीवार व्यक्ति के पीछे हो, व्यक्ति के पीछे हो। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका है, किसी दीवार को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखने के लिए दर्पण दीवार का कितना होना चाहिए। ये अगर ऐसे केवल यहीं तक रहे तो दीवार की जो भी ऊंचाई होगी उसका आधा होना चाहिए, लेकिन इसमें आगे आपका लगा दिया है क्या, यदि दीवार क्या हो, व्यक्ति के पीछे हो। तो ये भी आपका ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पीछे की दीवार को देखने के लिए, किसी व्यक्ति के पीछे की दीवार को पूर्ण रूप से देखने के लिए जो दर्पण है वह दीवार का कितना होना चाहिए। तो दर्पण दीवार का 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 या 1/3 होना चाहिए। और इसके लिए एक और शर्त होती है, 1/3 आपका जो दर्पण है वह होना चाहिए दीवार की ऊंचाई का। लेकिन जो आपका व्यक्ति है, जो व्यक्ति है ना जिसके पीछे आपकी दीवार है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने आपसे पूछा कि इस अगर यहाँ पर कोई दर्पण इधर रखे हैं, कहा गया कि आपसे कि इस दीवार का जो आपके सामने दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार का प्रतिबिंब अगर पूर्ण रूप से या इस दीवार को पूर्ण रूप से इस किसी दर्पण में जो हमारे सामने रखा हुआ है उसमें देखना होगा, तो जो दर्पण होगा वह दीवार की कितनी साइज का होगा। तो आप बता दें कि दीवार का कितना होगा, 1/3 या 1/3 होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त और होगी, हम उसको देखेंगे कैसे। तो हम कहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, मतलब जो भी व्यक्ति आपका होगा जिसके पीछे वो आपकी दीवार होगी, वह व्यक्ति दर्पण और दीवार दोनों के बीच में होना चाहिए। तो कितनी होना चाहिए आपका जो दर्पण है, 1/3 होना चाहिए दीवार का, और वह किसके बीच होना चाहिए, व्यक्ति और दीवार के बीच दर्पण होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न ये बनता है कि यदि किसी व्यक्ति के पीछे की दीवार को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखना है तो दर्पण दीवार का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। और एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि दर्पण तो दीवार का 1/3 होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति होगा, जो आपका दर्पण होगा, वह व्यक्ति और दीवार के बीच होना चाहिए। दीवार और व्यक्ति के बीच क्या होना चाहिए, आपका दर्पण रखा होना चाहिए। तो हमें विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समतल दर्पण से आपका कई प्रकार के और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यह पूछा जाता है कि जो आपका समतल दर्पण है, जैसे अभी आपको बताया एक समतल दर्पण से पहला प्रश्न क्या बनता है, पहला प्रश्न ये बनता है किसी अगर कोई वस्तु v गति से जा रही है तो दर्पण में उसकी गति क्या होगी, 2v हो जाएगी। दूसरा बताया गया अभी आपको कि अगर किसी वस्तु को पूर्ण रूप से किसी दर्पण में देखना है तो क्या होना चाहिए, दर्पण वस्तु का आधा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति के पीछे की दीवार को देखना है तो दर्पण कितना होना चाहिए, दीवार का 1/3 होना चाहिए। और दीवार का 1/3 होना चाहिए, और जो आपकी दीवार है और व्यक्ति है, व्यक्ति और दीवार के बीच में नहीं, सॉरी, दर्पण कहाँ होना चाहिए, दर्पण और दीवार के बीच में क्या होना चाहिए, व्यक्ति को होना चाहिए। व्यक्ति कहाँ पर होना चाहिए, व्यक्ति दर्पण और दीवार के बीच होना चाहिए। व्यक्ति कहाँ पर होना चाहिए, दर्पण और दीवार के बीच होना चाहिए। आई बात समझ में? तो मुझे विश्वास है बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपका समतल दर्पण से एक अगला प्रश्न आपका यही पूछा जाता है कि दो समतल दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे समतल दर्पण से अगला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, दो समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु का
प्रतिबिंब ज्ञात करना, प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ से आपका अगला प्रश्न यही होगा कि क्या करना होगा, दो समतल दर्पण दिए रहेंगे और उनके बीच किसी वस्तु को किसी एंगल पर रखा होगा और हमें क्या करना होगा, बताना होगा कि उस आपका जो जितने भी एंगल पर रखा होगा उसमें उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूं, जैसे कह दिया जाए कि किसी समतल दर्पण के बीच 40 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर, 40 अंश के कोण पर। रुकिए पूरा प्रश्न ही लिख देते हैं, पूरा प्रश्न यहाँ पर लिख दिया जाता है आपके सामने, फिर उस पर बताया जाएगा। देखिए आपको आपके सामने प्रश्न रखा गया है, जैसे भी बताया गया कि समतल दर्पण दो होंगे, उनके बीच कोई वस्तु रखी होगी और आपको बताना होगा किसी एंगल पर रखी होगी और यह बताना होगा कि किसी भी कोण पर जब वस्तु दो समतलों के बीच रखी है तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के सामने है, दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 90 अंश पर रखी गई है, दो समतलों के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 90 डिग्री पर रखी गई है, तो बताइए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे मानते हैं यहाँ पर एक हमारा समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण यहाँ पर है, इन दोनों के बीच यहाँ पर कोई वस्तु 90 अंश पर रखी गई है, तो आपको बताना है कि इस वस्तु जो यहाँ पर रखी गई है इसका इन समतल दर्पणों में कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिबिंब अगर हमें बताना है तो 360 में जो भी आपका प्रतिबिंब बताना है उसमें क्या करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए 360 अंश में जो भी यहाँ पर कोण दिया हो ना, मतलब जो वस्तु है वह जितने एंगल पर रखी गई हो उसी एंगल से क्या करते हैं 360 अंश में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 अंश पर रखी गई है तो 90 से 360 में भाग करेंगे, भाग कर दिया हमने, कितने प्रतिबिंब बने, 4। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 4। लेकिन ये आपका सही नहीं है, इसके लिए भी आपकी कई प्रकार की शर्तें होती हैं, 2 शर्तें होती हैं इसके लिए। पहला होता है कि जो भी इसका मान, जैसे 360 में भाग करने पर जो भी आपके समतल दर्पण होंगे उनके बीच वस्तु जितने भी कोण पर रखी गई होगी, अगर उस कोण से 360 में भाग करते हैं और भागफल कितना आता हो, जैसे यहाँ पर 4 आया ना, तो अगर भागफल सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो जब सम संख्या में आए तो उसमें से एक घटा देते हैं, सम संख्या में आए तो एक कम कर देते हैं, तो उसमें से क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। तो ऐसे हमने 90 से भाग दिया तो 4 प्रतिबिंब बने, लेकिन 4 सही नहीं है, इसमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो 4 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा आपका 3, तो इसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आई बात समझ में। तो जब भी जैसे ऐसे जब भी प्रश्न आपका दिया हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया है दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 30 अंश पर रखी गई है, कितने अंश पर रखी गई है, 30 अंश पर रखी गई है, तो बताइए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सेम काम वही करेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया है, 30 अंश दे दिया ना, यहाँ पर दिया आपका 30 अंश, दोनों के बीच कितने अंश पर रखी गई है, जैसे जैसे आपका होगा ऐसे कोई वस्तु है दोनों के बीच में कितने अंश पर रखी गई है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है जो दोनों आपके समतल दर्पण है, दोनों के बीच 30 अंश पर रखी गई है, तो बताना है कि इस वस्तु का इन दोनों दर्पणों में कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रतिबिंब को ज्ञात करने के लिए हम पिछला तरीका ये अपनाएंगे, सेम 360 में क्या करेंगे, जो आपके 30 अंश पर रखी गई है ना, इसी से 360 में भाग करेंगे, तो 360 बटा में 30 अंश ऐसे करेंगे, आपका इससे जब काटेंगे तो कितना आएगा, 12 होगा, 12 प्रतिबिंब। तो यहाँ पर 12 प्रतिबिंब तो आ गया, लेकिन यह देखेंगे कि 12 क्या है, सम है कि क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पर 12 क्या है, आपकी सम संख्या है, सम संख्या है ना। तो आपको बताया गया अभी कि जब इसका मान क्या करें, जब किसी कोण से भाग करें 360 में, तो जब उसका मान सम संख्या में आए, किसमें, सम संख्या में, तो वही आपका प्रतिबिंब नहीं होगा, उसमें से क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। तो 12 है, 12 में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो इसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 11 प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 11 होगा। जैसे यहीं पर आपका 60 अंश कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए,
60 अंश कर दिया जाए तो 360 में 60 से भाग करेंगे। जैसे दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 60 अंश पर रखी गई है, तो बताइए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 60 अंश पर रखी है तो क्या करेंगे, 360 में 60 से भाग देंगे। 360 में क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो जब 360 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। लेकिन अब देखेंगे कि ये क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो इसमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो कितने प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये आपका प्रश्न सही होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु किसी अंश पर रखी गई हो, तो बताइए उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जितने कोण पर रखी गई होगी उसी से क्या करेंगे, 360 में भाग करेंगे, और जो भी मान आएगा उसको देखेंगे कि वह सम है कि विषम। अगर सम आएगा तो उसमें से एक कम कर देंगे। अब विषम की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही आपका सेम प्रश्न है, अब टाइप आपका चेंज हो जाएगा। कोई चाहे ऐसे दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई है। कितने अंश पर, 40 अंश पर रखी गई है, तो बताइए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 40 अंश पर रखी गई तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सेम काम आप वही करेंगे, 360 बटा में 40, इससे भाग करेंगे, कितना आएगा, 9। तो देखिए यहाँ पर ये सम है नहीं है ना, 9 कैसी संख्या है, विषम। कैसी है, विषम। तो जब आपका जो भी एंगल हो उस एंगल से 360 में भाग करने पर जब विषम संख्या प्राप्त हो, क्या हो, विषम संख्या प्राप्त हो, तो वहां पर दो नियम आप पे काम करते हैं। कितने नियम, 2 नियम आप पे काम करेंगे, या 2 शर्तें वहां पर लगेंगी आपकी। कितने शर्तें काम करेंगी, 2 शर्तें काम करेंगी। तो यहाँ पर पहली शर्त को देखते हैं। यहाँ पर कितने शर्तें लगेंगी, 2 शर्तें काम करेंगी। जब दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु मान लेते हैं 40 अंश पर रखी गई है, तो बताइए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहले आप यहाँ पर 40 अंश पर रखी गई है तो 360 में 40 से भाग करेंगे। अब देखेंगे आंसर किसमें आया, 9 आया, और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो मान आपका विषम आ गया। सम आता तो एक कम करके तुरंत इसका आंसर 8 कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या आया, विषम आया है ना। तो विषम आएगा तो आपको अभी बताया गया विषम के लिए 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें, 2 शर्तें। पहली शर्त को देखते हैं, देखिए यहीं पर समझ लेते हैं। पहली शर्त यह होगी कि अगर देखिए यहाँ पर बताया गया दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई, तो यहाँ पर दिया है कि दो समतल दर्पणों के बीचों बीच, अगर ऐसे कर दे, यहीं पर थोड़ा सा बस इसको चेंज कर दे, बीचों बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई हो, तो देखिए यहाँ पर जब बीचों बीच की बात आ जाए, जैसे ऐसे मान लेते हैं तो हमारे समतल दर्पण है और इनकी जो भी आपकी दूरी होगी, जो भी होगी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी। कितने सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं यहाँ इनका मिडिल पॉइंट है, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। और इस बीच में मान लेते हैं वस्तु यहीं पर रखी गई है, तो 20 थी तो 10 आपका इधर हो गया, 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो बीचों बीच इसकी हो गई वस्तु। यहाँ पर आपका मिडिल पॉइंट है तो क्या होगा, बीचों बीच होगी। तो जब वस्तु इसी की बात कराए, दो समतल दर्पणों के बीचों बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई हो, तो यहाँ पर बीचों बीच की बात किया, मतलब केवल क्या पर रखी गई है, बीच में ही रखी गई है। तो यहाँ पर जब बीच में रखी गई होगी तो वहां पर क्या करेंगे, जो भी मान आएगा आपका विषम में अगर आए, तो विषम में अगर जो भी सम में जैसे आएगा वो उसमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे। सम आएगा तो क्या करेंगे, एक कम करेंगे। लेकिन जब विषम आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया बीचों बीच अगर रखी गई होगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर दिया है बीचों बीच रखी है, तो जब बीचों बीच रखी है तो इससे कितने प्रतिबिंब होंगे, जो आंसर आया वही होगा आपका, 9 प्रतिबिंब ये क्या होंगे, इसके होंगे। तो बस इतना बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब क्या हो, दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी गई हो और उसका मान यदि विषम में आए, क्या हो, 360 में जितने कोण पर रखी गई है उस कोण से भाग करने पर 360 में मान अगर विषम आए, तो यहाँ पर 2 नियम कार्य करते हैं। पहला नियम आपको बताया गया कि तब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है। तो अभी बताया गया यहाँ पर कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, दोनों समतल दर्पणों के बीचों बीच, यानी बीच में ही रखी गई है। तो जब बीच में रखी गई होगी
तो जो भी आपका मान आएगा उसमें से कुछ नहीं घटाएंगे, मतलब एक कम नहीं करेंगे, तो जितना मान आया उतना ही क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। यहीं पर दो समतल दर्पणों के बीच के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई है। ये तो होगा आपका बीच नहीं रखी गई है। बीच जैसे होगा दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर नहीं रखी गई है। कोई वस्तु, दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर नहीं रखी गई। तो जैसे यहाँ पर दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई हो। देखिए, जैसे आपको बताया गया अभी पिछले वीडियो में, क्या होगा यदि दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु किसी कोण पर रखी गई हो और उसका मान क्या है, बीचों बीच में रखी गई हो, मतलब आपका जो भी होगा प्रश्न में बताया गया कि बीच में वस्तु होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जब जो भी जितने भी कोण पर रखी गई होगी अगर उससे भाग करेंगे तो अगर मान विषम में आए, किस में आए, अगर मान विषम आए तो यहाँ पर देखेंगे सम है कि विषम, अगर सम आए तो तुरंत एक कम करके आंसर दे देंगे, लेकिन जब विषम आए तो विषम के लिए दो शर्तें काम करेंगी। पहली शर्त आपको बताया गया कि पहली शर्त में क्या होगा, देखेंगे कि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच रखी है कि नहीं। तो उसमें आपको बताया गया था कि जो वस्तु थी वह दोनों दर्पणों के कहां पर थी, बीच में थी। तो जब बीच में होगी तो क्या करेंगे, जो भी आपका विषम आया तो उसको क्या कर देंगे, वैसे ही रख देंगे, मतलब प्रतिबिंब अगर मान 9 आया तो उसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, 9 होगा। क्यों, इसलिए होगा कि वस्तु कहां पर रखी है, बीच में रखी है। लेकिन दूसरा आपका कंडीशन यह था, देखिए दूसरा कंडीशन यह है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच 40 अंश का कोण बनता है, बने, लेकिन वस्तु बीच में नहीं रखी गई हो। जैसे वही प्रश्न सेम है, वहां पर क्या था कि यहाँ पर वस्तु कहां पर रखी गई थी, बीच में। तो जब वस्तु बीच में होगी तो मान लीजिए यहाँ पर 307 में 40 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे तो मान कितना आएगा, 9। तो हमने यहाँ पर देखा कि वस्तु कहां पर थी, पहले वाले में बीच में थी, तो बीच में थी तो क्या करेंगे, इसका मान कितना होगा, इसका आंसर भी 9 होगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में दिया है कि वस्तु कहां पर रखी गई है, बीच में नहीं रखी गई है। मतलब ऐसे हो सकता है कि जब 40 अंश पर रखी गई है तो कहां पर रही गई, उधर 30 अंश और इधर आपका 10 अंश मान लेते हैं, वस्तु कहां पर रही गई, यहाँ पर वस्तु रखी गई, तभी तो 40 अंश हो जाएगा, 30 उधर और 10 इधर, तो 40 हो गया। लेकिन वस्तु कहां पर है, बीच में है, नहीं बीच में नहीं है, वस्तु कहां पर है, बीच से थोड़ा सा इधर है। तो क्या होगा, जब ऐसी शर्त आ जाए कि कोई भी वस्तु दो समतल दर्पणों के बीचों बीच नहीं रखी गई हो और उनके बीच कितने अंश का कोण, 40 अंश का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब बीचों बीच नहीं रखी गई हो तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे मान यहाँ पर 9 आया तो 9 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 8। अगर बीचों बीच रखी गई हो, विषम आए, बस यही ध्यान रखेंगे, अगर विषम मान आ रहा है तो वस्तु कहां पर है, विषम आएगा, वस्तु अगर बीच में है तो मान आपका वही होगा, बीच में है तो एक नहीं कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि बीच में नहीं रखी गई हो, तो वहां पर क्या करेंगे आप, एक कम करेंगे, तो 9 में से घटाएंगे, मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो समतल दर्पण से इतने प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम अपना चेहरा देखने में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं, सेक्सटेंट में भी करते हैं, पेरिस्कोप में भी करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहां पर करते हैं, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में, दूसरा टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में, तीसरा आपका सेक्सटेंट में, सेक्सटेंट में, चौथा प्रकाश को मोड़ने में, प्रकाश को
मोड़ने के रूप में, और ऐसे इत्यादि स्थानों पर हम क्या करते हैं, जैसे आपका चौराहा होता है वहां पर भी आपका क्या करते हैं, समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप का नाम सुनेंगे, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, वहां पर भी हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समतल दर्पण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताया गया समतल दर्पण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बातें समझ में आई होगी। लेकिन समतल दर्पण का उपयोग पूछे तो चेहरा देखने में टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, सेक्सटेंट, प्रकाश को मोड़ने इत्यादि में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से आपके एक और दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण, इनसे मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बता देते हैं। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बस इनके नामों को ही हम समझ लिए तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम पूर्ण रूप से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अवतल का नाम क्या है, अवतल, उत्तल, उत्तल अवतल की तुलना में इसका नाम क्या है, इसके नाम में कितने अक्षर, 4 अक्षर, इसमें आपके 3 अक्षर या ढाई अक्षर है तो इसका नाम बड़ा है ना। अवतल दर्पण का नाम क्या है, नाम बड़ा है तो उसका काम भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। बस इतना समझिए, नाम बड़ा तो काम भी क्या होगा आपका, बड़ा। यहाँ पर नाम छोटा है तो काम भी क्या होगा आपका, छोटा। बस यही समझ लीजिए। तो इसका जो भी आपके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। देखिए दाढ़ी को बनाने के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से क्योंकि उसमें जो भी आपका अवतल दर्पण होगा वो क्या करेगा, चेहरे को बड़ा करके दिखाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा नाम किसका है, अवतल का है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। जैसे डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर क्या करते हैं, दांत को चेक करते हैं तो वहां पर भी वो दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण के आपके और कई प्रकार के उपयोग हैं। जैसे आपका अवतल दर्पण से एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जो भी आपके गाड़ियां होती हैं, मोटर कारें होती हैं, उनमें जो हेडलाइट लगी होती है, जो आगे होती है आपकी हेडलाइट, तो वहां पर हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट, तो वहां पर आपका होता है अवतल दर्पण। यह क्या करता है, हेडलाइट मतलब क्या, आगे होती है, वो क्या करती है, प्रकाश की किरणों को फैलाती है दूर तक। तो दूर तक मतलब बड़ा, वहां पर प्रकाश की किरणों को क्या करना है, फैलाना है, मतलब दूर तक करना है, मतलब क्या होगा आपका, बड़ा। तो जब बड़े की बात आए तो नाम किसका बड़ा है, अवतल लेंस। तो वहां पर अवतल दर्पण, तो वहां पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सोलर, आपका सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इससे बस यही बेसिक से प्रश्न बनते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, तो इत्यादि जगहों पर क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस इसको ध्यान में रखिए कि अवतल का नाम बड़ा है तो जो भी वस्तु होगी उनको बड़ा दिखाने का कार्य कौन करेगा, अवतल दर्पण। अब आते हैं उत्तल दर्पण पर। तो देखिए उत्तल का नाम छोटा आगे बताया गया तो इसका काम भी क्या होगा, छोटा होगा। इससे एक ही प्रश्न आपका पूछा जाता है उत्तल दर्पण से कि किसी, जो भी आपकी गाड़ियां होती है ना, यह पूछा जाता है कि जो गाड़ियों की जो आपका जो शीशा लगा होता है उनके साइड में पश्च दर्शन के लिए, पश्च दर्शन मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो गाड़ियों में आपका जो कांच प्रयोग किया जाता है वह कौन सा, या जो भी दर्पण प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्यों, इस कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हम रोड पर चल रहे हैं तो जो भी हमारा दर्पण होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसका काम क्या है, किसी भी वस्तु को छोटा दिखाना। क्या है, किसी वस्तु को छोटा दिखाना। तो हम पीछे जो भी हमारी गाड़ी आती रहती है, जैसे ट्रक को ले लेते हैं, ट्रक बड़ा है लेकिन दर्पण तो हमारा छोटा सा होता है, लेकिन ट्रक बड़ा है फिर भी उसको क्या करता है, वह छोटे में करके दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पीछे कोई गाड़ी या ट्रक आ रहा है। तो जो भी आपका
उत्तल दर्पण होगा उसका प्रयोग कहाँ पर होगा, किसी वस्तु को छोटा दिखाने। तो इससे एक ही प्रश्न आपका पूछा जाता है कि गाड़ियों में पश्च दर्शन के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपका किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सब बातें जो भी आपको बताई गई वो बातें समझ में आई होगी। बस यहीं से एक बात ध्यान रखना है कि अवतल का नाम बड़ा तो वस्तु को कैसा दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। उत्तल का नाम छोटा तो वस्तु को किस रूप में दिखाएगा, छोटा। तो पश्च दर्शन में किसका उपयोग, उत्तल दर्पण। और जो भी वस्तुएं उनको बड़ा दिखाना है तो कहाँ पर उसका प्रयोग किसका होगा, वहां पर किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास ओवर होती है। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके बारे में जो भी आपकी राय है इसके बारे में लिखिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम अपने तरफ से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे। हमारे पिछली वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।